गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से जो है इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम अपना वही चैप्टर जो है सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 3 में आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर मेनली हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये जो हिस्ट्री जो चैप्टर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसलिए हो सकते हैं कि कोई एक टॉपिक एक वीडियो के अंदर कवर ना हो पाए। ठीक है ना, तो अगर एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक कवर नहीं हो पाता है तो जब आप दूसरा वीडियो देखें उसी टॉपिक का, तो पहला वीडियो को एक बार जरूर देख लें ताकि दूसरे वीडियो भी ढंग से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम रशियन रेवोल्यूशन के साथ में। देखें, रशिया जो था एक लीस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री थी। क्या थी ये? लीस्ट, यानी सबसे लीस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्री थी ये। यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, इसे लीस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्री मानी जाती थी यूरोप के अंदर। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल कंट्री मानी जाती थी। ठीक है ना, कहाँ पे? इन यूरोप, जहाँ यूरोप में हर जगह पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी। यहाँ पे जो इंडस्ट्री जो थी वो डेवलप नहीं थी, इसलिए लेस डेवलप्ड कंट्री मानी जाती थी जार के अंडर में। ठीक है, जो सोशलिस्ट थे, ठीक है ना, समाजवादी जिसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट, इन्होंने क्या किया? रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू जो गवर्नमेंट को हटा दिया था, है ना, ओवर थ्रू गवर्नमेंट थ्रू। देखिए, रशियंस जो थे, जो सोशलिस्ट जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट जो है ओवरथ्रो किया था, ओवर थ्रो, है ना, गवर्नमेंट थ्रू रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है ना, तो रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया था? हटा दिया था। और ये हुई थी अक्टूबर रेवोल्यूशन। कहते हैं इसको अक्टूबर रेवोल्यूशन, और ये हुआ था आपका 1917 में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ था कि फॉल ऑफ मोनार्ची हुई थी, है ना, फॉल ऑफ मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है निरंकुश शासन का क्या हो गया था? अंत हुआ था। और ये घटना घटी 1917 के अंदर। ठीक है ना, इसी को हम अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसी अक्टूबर रेवोल्यूशन की जो इवेंट्स है उसी को हम क्या कहते हैं? रशियन रेवोल्यूशन कहते हैं। अब ये सब कैसे हुआ है, तो इसको जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे, कैसे किया गया था। हम देखेंगे दी रशियन एम्पायर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना, दी रशियन एम्पायर की, रशियन एम्पायर क्या क्या था, कौन कौन राजा था उसमें, कौन राजा था उस समय का, और क्या घटना मतलब किस तरीके से हुई। तो रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन एम्पायर कैसा था। ठीक है ना, तब देखते एक एक करके कि 1914 के अंदर, कब? 1914 के अंदर, ठीक है ना, जार निकोलस सेकेंड, ठीक है ना, ये रूल करता था रशिया पे, रूल्ड ओवर रशिया। ठीक है ना, मॉस्को के अलावा, ठीक है, मॉस्को जो इसकी कैपिटल है, अभी आज रशिया इसकी कैपिटल है मॉस्को। मॉस्को के अलावा देखिए रशियन जो एम्पायर था, रशियन एम्पायर जो था, इसके अंदर जो है ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या था रशियन एम्पायर के अंदर, और जो आते थे आज के करंट डे, आज के कौन कौन सी कंट्रीज थी? फिनलैंड, कौन सी थी? फिनलैंड थी, लातविया थी, ठीक है ना, लिथुआनिया थी, लिथुआनिया। ये सारे आज के देश है जो उस समय जो है रशिया के कब्जे में होते थे। ठीक है ना, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, ठीक है ना, फिर यूक्रेन, जिसके आज भी जो है यूक्रेन के साथ में रशिया का संघर्ष चलता है, और बेलारूस। ठीक है ना, ये कुछ मॉडर्न डे आज की जो कंट्रीज़ हैं उन दिनों में ये रशिया के अंडर में हुआ करते थे। ठीक है,
मतलब इसका जो एम्पायर था, ठीक है ना, एम्पायर जो था वो स्ट्रेचेस था। स्ट्रेच का मतलब होता फैला हुआ था, ठीक है ना। स्ट्रेच टू कहाँ तक फैला था? पैसिफिक से, यानी जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है ना, पैसिफिक से सेंट्रल एशियन स्टेट तक, पैसिफिक टू सेंट्रल एशियन स्टेट तक फैला हुआ था इसका एम्पायर, ठीक है, ठीक है ना। साथ में जॉर्जिया भी, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जो है ये सब इसके अंडर में ही आते थे, ठीक है ना, बेजान। अब देखिए जो रिलीजन था यहाँ का, भाई धर्म कौन सा था इनका, तो जो रिलीजन था वो यहाँ का ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था, रूढ़िवादी क्रिश्चियन, मतलब पारंपरिक जो स्टार्टिंग में जो शुरू होता है ना, जो पुराने ख्यालों वाले जो थे वो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म इनका मेन था, ठीक है ना, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेस से बना हुआ है, ठीक है ना। तो एम्पायर के अंदर जो है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, अब इसमें देखो रशियन एम्पायर जो है यहाँ पे कैथोलिक भी रहते हैं, ठीक है ना, कैथोलिक क्रिश्चियंस भी रहते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस भी रहते हैं, प्रोटेस्टेंट, फिर कुछ मुस्लिम्स भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना, मुस्लिम्स, और मुस्लिम्स के साथ साथ में कुछ यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते हैं, ठीक है ना। ये सब रशिया के अंदर रहते थे उस समय की रशियन सोसाइटी थी, रिलीजन लोग इस तरीके से, ठीक है ना। अब आगे जो है ये तो इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद देखिए इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी और एंड सोसाइटी, सोसाइटी कैसी थी, यानी लोग काम क्या करते थे और समाज इनका कैसा था। तो देखिए बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग जो थी, स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है ना, 20th सेंचुरी स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर जो लोग थे, यानी जो मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल, रशियन पीपल, ठीक है ना, वो क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है ना। 85% जो लोग थे रशिया के वो इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर, वो खेती बाड़ी में लगे हुए थे, ठीक है ना। इसमें लगे हुए थे वो सब की सब खेती बाड़ी में लगे हुए थे, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए फ्रांस और जर्मनी के अंदर तो 40% से 50% लोग लगे हुए, लेकिन यहाँ पे 85% लोग लगे। इसका मतलब यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा परसेंटेज इनका था यहाँ पे, ठीक है। फिर एम्पायर के अंदर जो है मेन जो मार्केट जो है रशिया के लिए, जो खुद की नीड्स के लिए प्रोडक्शन होता था, ठीक है ना, यानी जो प्रोडक्शन है, यानी जो उत्पादन जो हो रहा है वो उत्पादन तो खुद की नीड के लिए भी होगा, है ना। इन उत्पादन किसके लिए होता है, एक तो मार्केट के लिए होता है, ठीक है ना, साथ ही साथ में एज वेल एज, ठीक है ना, फॉर देयर ओन नीड्स, यानी मार्केट के लिए तो प्रोडक्शन करते ही करते हैं, साथ साथ में वो खुद के लिए भी अपना प्रोडक्शन कर लेते थे, ठीक है ना। और उससे जो रशिया जो था बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, है ना, क्या था, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है ना। अनाज का बहुत बड़ा क्या था, ये अनाज का बहुत बड़ा उत्पादक हुआ करता, मतलब एक्सपोर्टर हुआ करता, आयात निर्यात करता था, मतलब ये, ठीक है ना। अब देखिए इंडस्ट्री जो थी, ये तो हमने खेती की बात की, जब 85% लोग खेती में लगे हुए थे, इंडस्ट्रीज क्यों होंगी, बहुत ही कम थी, वेरी लेस इन नंबर्स, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज बहुत कम थी,
तो देखा जाए कि इंडस्ट्रीज जो थी बहुत ही ज़्यादा कम थी यहाँ पे, ठीक है ना। और जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया जो थे, इंडस्ट्रीज थी लेकिन बहुत कम थी। तो इंडस्ट्रियल जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरियाज, तो वो है सेंट पीटर्सबर्ग ठीक है ना, एंड मॉस्को थे, यानी यहीं पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इनकी होती थी, ठीक है ना। देखिए अब इसकी सोसाइटी जो थी वो क्राफ्टमैन भी थे, बहुत सारे क्राफ्ट्समैन, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर प्रोडक्शन करते थे, क्या करते थे ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये जो घरों में बैठ के बहुत सा प्रोडक्शन वस्तुओं का, गुड्स का कर लेते थे, ठीक है ना। लेकिन बड़ी बड़ी जो लार्ज फैक्ट्री जो थी, जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो वहाँ पे थी, खुशी होगी, ठीक है ना। तो लार्ज फैक्ट्रीज भी क्या थी, एग्जिस्टेड मतलब इनका भी क्या था, अपना एक अस्तित्व था, ठीक है ना। इनका भी क्या था, एक अस्तित्व होता था, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज है, ठीक है ना, जो फैक्ट्रीज है सेटअप इन 1890, ज़्यादातर फैक्ट्रीज कब सेटअप हुई थी, 1819 में हुई थी। जबकि जो रेलवे हैं, ठीक है ना, रेलवे नेटवर्क जो है, रेलवे का जो एक नेटवर्क बनाया गया था, फैक्ट्री लगेंगे, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, नेटवर्क जो है एक्सटेंडेड किया गया था, ठीक है ना। साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री इंक्रीज कर लिया गया था, यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर लिया गया था, बढ़ाया गया था, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हम ये देखते हैं कि जो कोल प्रोडक्शन जो था, क्या था, कोल का जो प्रोडक्शन होता है वो डबल हो गया था, क्या हो गया था, डबल्ड हो गया था, ठीक है ना। और आयरन और स्टील आउटपुट जो था ये भी क्वाड्रपल्ड हो गया था, ठीक है ना, यानी आयरन का एंड स्टील का प्रोडक्शन, ठीक है ना, क्या हो गया था, क्वाड्रपल्ड हो गया था, मतलब 4 टाइम्स बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। देखो सिंगल हो तो सिंगल बोलते हैं, 2 बार हो तो डबल हो गया, 3 बार ट्रिपल हो गया, 4 गुना होता है, 4 टाइम्स होता है, तो क्वाड्रपल्ड कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसा बढ़ गया। और 1990 तक कुछ एरियाज में जो फैक्ट्री वर्कर और क्राफ्टमैन जो थे वो भी इक्वल हो गए थे, ठीक है ना। अब देखिए जो फैक्ट्रीज थी, क्या थी, जो फैक्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, क्या थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इंडिविजुअल्स की, व्यक्ति की, है ना, एक व्यक्ति की अपनी क्या खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती थी, देखो गवर्नमेंट का क्या काम था, गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, गवर्नमेंट का काम था सुपरविज़न का काम करना, सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज़ को, ठीक है ना। जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री उनको क्या करती थी, सुपरवाइज करती थी, इंश्योर करती थी, है ना। क्यों करेगी सुपरवाइज, टू इंश्योर करती थी कि भाई प्रॉपर वेजेस मिल सके, है ना, कि जो लोग हैं वहाँ पर उनको क्या मिल सके, मिनिमम वेजेस मिल सके, ठीक है ना, और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क हो, यानी मजदूर है उनको बराबर जो न्यूनतम मजदूरी मिल सके, और जो काम के जो समय है वो लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर काम पे लगा है मजदूरी भी कम दे रहे हैं, ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन देखिए इसके लिए क्या करते थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते थे। तो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर, अब गवर्नमेंट का काम था ये सब देखना, लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, फैक्ट्री इंस्पेक्टर क्या करता था, इग्नोर कर देता था, इग्नोर गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये क्या करता था,
सारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर क्या करता था, है ना, इग्नोर करता था रूल्स को, ठीक है। और ये क्या करता था, इग्नोर करता था, मतलब जो रूल्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जो ये लिमिटेड आवर्स के, इनको देखने के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर को रखा गया था कि तू ये काम करेगा। लेकिन ये क्या करता था कि जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे पैसे ले लेता था रिश्वत में, और जैसे चल रहा है अपनी रिपोर्ट में लिख देता था कि भाई हाँ सही है करके, मतलब ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया था, ये घटना, मतलब ये काम हो रहे थे वहाँ पे। अब देखिए, जब ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने इग्नोर कर दिया रूल्स को, तो फैक्ट्री के अंदर जो वर्क है ना, वर्क जो है वो 15 आवर्स तक चलना शुरू हो गया था। कितना, मजदूरों से 15 घंटे तक का काम लिया जाता था, ठीक है ना। अब देखिए वर्कर जो थे, अब हम बात करते हैं वर्कर्स की, तो वर्कर्स भी जो थे वो डिवाइड थे। क्या थे ये, डिवाइड थे सोशल ग्रुप्स में, इनटू सोशल ग्रुप्स, ठीक है ना। वर्कर्स डिवाइड थे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, ठीक है ना। अब देखिए सोशल ग्रुप में क्या था कि कुछ जो वर्कर्स थे, यानी सम वर्कर्स, इनका क्या था, लिंक था अपने, मतलब हेड गांव के साथ आज भी उनका क्या एक बहुत ही मजबूत सा संबंध था, ठीक है ना, लिंक विद विलेज, ठीक है ना। तो जो कुछ वर्कर्स थे उनका एक स्ट्रॉन्ग लिंक था विलेज के साथ में, गाँव के साथ में क्या होता था, उसका एक स्ट्रॉन्ग लिंक हुआ करता था, ठीक है। देखिए अदर जो तो वो सेटल हो गए थे सिटी के अंदर परमानेंटली, ठीक है ना। तो जो अदर्स वर्कर्स हैं, अदर वर्कर जो थे सेटल्ड इन सिटीज़, कुछ वर्कर जो थे आज भी गांव के साथ संबंध था, गांव से अपना आना जाना करते थे, ठीक है ना। लेकिन कुछ जो वर्कर ऐसे थे जो परमानेंटली जो सेटल हो गए थे सिटीज़ के अंदर, ठीक है। और देखिए वर्कर जो थे डिवाइड थे बाय स्किल, वर्कर को और भी डिवाइडेड भी था, ठीक है ना। वर्कर जो थे आर डिवाइडेड बाय स्किल, ठीक है ना। वर्कर जो थे स्किल के अकॉर्डिंग डिवाइडेड थे। मेटल वर्कर जो थे सेंट पीटर्सबर्ग का, है ना, यानी मेटल वर्कर जो थे मेटल वर्क का काम करते थे। वुमेन्स भी जो थी इसमें, वुमेन्स जो थी इसमें, वुमेन्स जो थी 31% बनते थे इसमें, यानी फैक्ट्री वर्कफोर्स है उसकी 31% कौन है, वुमेन्स हुआ करती थी, ठीक है ना। 31% जो है वुमेन्स इसका हुआ करती थी, ठीक है। अब देखिए डिवीज़न जो है वर्कर्स का, वो उनके ड्रेस और मैनर्स में मालूम चलता है, इनकी जो ड्रेस है और जो मैनर्स है वो उससे तरीके से पता चलता है। कुछ वर्कर जो होता है उन्होंने एसोसिएशन बना रखे थे, ठीक है ना। तो जो सम वर्कर्स हैं इन्होंने अपने अपने मेक्स एसोसिएशन, ठीक है ना, इसने अपने एसोसिएशन बना लिए थे ताकि जो मेंबर्स अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अपने मेंबर्स की क्या कर सके, ये मदद कर सके, ठीक है ना। अब डिवीज़न वर्कर्स के इन सब के अलावा ये यूनाइट थे, क्या थे, इन सब चीज़ों के अलावा क्या थे, जो वर्कर्स थे वो क्या थे, यूनाइटेड थे, एक होके काम करते थे, एकता थी, ठीक है ना। और ऐसा तब होता है जब कभी मान लो किसी को बाहर निकाल दिया जाता था, मतलब ये यूनाइटेड थे, स्ट्राइक्स कर लेते थे कंडीशंस को देखकर, ठीक है ना। ऐसे जो स्ट्राइक्स थी, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर स्ट्राइक शुरू हो रखी थी, है ना। मान लो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने वर्कर को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना, अगर मान लो जो वर्कर को डिपोस्ट कर देता है, तो वर्कर क्या शुरू कर देते हैं, स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। स्ट्राइक स्टार्ट बाय फेलो वर्कर्स, ठीक है ना। एक को निकालेंगे तो जो फेलो वर्कर्स होंगे वो क्या करेंगे, हड़ताल शुरू कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे जो हड़तालें हैं हो चुकी हैं, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुई थी, टेक्सटाइल में हुई थी ये 1896 से 1897 के बीच में हुई थी। फिर मेटल इंडस्ट्री में भी ऐसे हुआ, ठीक है ना, वहाँ पे 1902 के अंदर जो इन्होंने स्ट्राइक की थी अपने फेलो वर्कर्स को बचाने के लिए, ठीक है। अब देखिए कंट्री साइड में क्या था, जो पीजेंट्स है, जो किसान है,
वो कल्टीवेट करते थे ज़्यादातर ज़मीन को, ठीक है ना, ज़्यादातर ज़मीन को कल्टीवेट करते थे, ठीक है ना, कल्टीवेट कर लेते थे। फिर तो गांव के अंदर जो था क्या था, पीजेंट जो है ज़्यादातर ज़मीन को अपनी खेती करते थे, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर जो ज़मीन थी, ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द जो लैंड थी, मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो किसी कब्जे में थी, वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के कब्जे में थी, ठीक है ना। और जो नोबिलिटी है ना, जो कुलीन परिवार के हैं, जो रॉयल परिवार के, जो यानी जो राजा के परिवार से हैं, ठीक है ना, इन तीनों के पास ज़्यादातर ज़मीन अपने अंडर में इनके होती थी, ठीक है ना, ओन बाई नोबिलिटी, जो मैंने आपको बताया कुलीन परिवार, ठीक है ना। फिर क्राउन का मतलब होता है राजा के परिवार का, ठीक है ना। और फिर हम बात करते हैं, राजा के परिवार हो गया, और साथ ही साथ बात करेंगे सीधे हम ऑर्थोडॉक्स चर्च की, ठीक है ना, ऑर्थोडॉक्स चर्च। देखिए ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, यानी वो ऐसा इंसान जिसके विचार जो है बहुत पुराने ख्याल के हो, ठीक है ना, यानी पुराने ख्याल के विचारों वालों को रूढ़िवादी कहते हैं। जो चर्च है उनके भी पुराने ख्याल थे, यानी संपत्ति पे हमारा अधिकार है, संपत्ति पे चर्च का अधिकार होगा, हम जो चर्च है वो भगवान के एक प्रतिनिधि की तरह हैं, जो तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, तुम पे राज करने के लिए हमें भेजा गया है। इस तरह की से बातें करते हुए ये क्या करते, ज़मीन पे ज़्यादा अपना अधिकार करे। तो लोग बेचारे भोले भाले होते थे, वो इनकी बड़ी गूढ़ बातों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए वो उनको मान लेते थे, ठीक है ना। लेकिन बाद में जब लोगों को समझ में आने लगा, जब पढ़े लिखे हो गए, तो उनमें अकल आई और उन्होंने फिर उस चीज़ को क्या किया है, विरोध करना शुरू किया है, ठीक है ना। जैसे वर्कर्स और पीजेंट्स, जो वर्कर्स थे, पीजेंट भी डिवाइड थे। पीजेंट जो होते थे बहुत डीपली रिलीजियस होते थे, क्या थे ये, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते थे, इसलिए तो ये चर्च के लोग इनको बेवकूफ़ बना लेते थे, डीपली रिलीजियस वाले होते थे। और कई केस में ऐसे भी था कि वो नोबिलिटी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन है ना, नॉट रिस्पेक्ट नोबिलिटी, इनका कोई इज्जत ये करते ही नहीं, तो नोबिलिटी को पसंद ही नहीं करते थे, ठीक है ना। और जैसे फ्रांस के अंदर हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम पे, ब्रिटनी के जो पीजेंट्स थे, नोबल से रिस्पेक्ट किया था उसमें इन्होंने, लेकिन यहाँ इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था, ठीक है। 1902 में क्या हुआ था, 1902 के अंदर क्या हुआ था कि उन्होंने रेंट देना मना कर देता है ना, रिफ्यूज़ टू पे रेंट, रिफ्यूज़ टू पे रेंट एंड रेवेन्यू। क्योंकि ज़मीन नोबिलिटी के अंडर में होती थी और ज़्यादातर किसान उसी ज़मीन पे खेती करते थे, तो उन्हें किसानों को किराया देना पड़ता था और उसके बाद फसल का टैक्स भी देना पड़ता था। तो इन्होंने 1902 में इन्होंने ऐसे करने से मना कर दिया था, ठीक है ना, मना कर दिया। और ऐसी घटनाएं जो हैं 1905 के अंदर भी घटी है, ठीक है ना। तो 1902 और 5 के अंदर ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू देना मना कर देता है, ठीक है ना। अब देखिए सोशलिज्म इन रशिया के अंदर सोशलिज्म कैसे आया है हम देख लेते हैं इन रशिया, ठीक है ना। देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब पहली बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, यानी जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज क्या थी, बैंड थी या इलीगल थी, ठीक है ना, बैन कर दी थी, इलीगल कर दी थी बिफोर 1914, ठीक है ना। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनी, देखो 1898 में क्या होता है, एक रशियन, ठीक है ना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनती है, यानी जो वर्कर्स है वो मिलके क्या बनाते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, ठीक है ना। उस पार्टी को क्या कहते हैं, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ठीक है ना। ये जो पार्टी है, ये जो पार्टी है ये रिस्पेक्ट करती थी कार्ल मार्क्स के विचारों को, रिस्पेक्ट कार्ल मार्क्स आइडियाज़, ठीक है ना। उनका ये क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा
रिस्पेक्ट करती थी, कार्ल मार्क्स के आइडिया को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, है ना, तो ये जो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी अब क्यों 1914 से पहले तो ये सब इलीगल थे ना, तो ये क्या करती थी, सीक्रेटली वर्क करती थी, सीक्रेटली वर्क करती थी ये, ठीक है ना। अब काम सीक्रेटली करती थी और ऑर्गेनाइज करती थी स्ट्राइक्स, ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स, ठीक है ना, हड़तालें ऑर्गेनाइज करती थी। अब देखो कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे, यानी जो रशियन सोशलिस्ट जो थे उनका कुछ वो मानते थे, ऐसा विश्वास करते थे, जो रशियन पीजेंट्स है ना, तो जो रशियन पीजेंट्स हैं इनके अंदर लैंड को डिवाइड कर देना चाहिए, है ना। ये फील करते थे, फेल्ट दैट लैंड शुड बी डिवाइडेड इन, लैंड शुड बी डिवाइडेड इनटू रशियंस, ठीक है ना। जो लैंड है वो रशियंस में क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। अब देखिए रशिया में ये ऐसा मानते थे कि भाई जो ज़मीन इनको बांट देनी चाहिए, सोशलिस्ट का ऐसा मानना भी था, ठीक है ना। इसलिए पीजेंट जो है वर्कर नहीं है, इसको मेन फोर्स होना चाहिए रिवोल्यूशन का। इनका ये भी मानना था कि जो पीजेंट्स है, पीजेंट्स जो हैं आर नॉट अ वर्कर, नॉट ए वर्कर, पीजेंट वर्कर नहीं है, ठीक है ना। पीजेंट क्या है, वर्कर नहीं है, इसको क्या होना चाहिए, वुड बी मेन फोर्स होना चाहिए, मेन फोर्स होना चाहिए रिवोल्यूशन में। इन क्रांति के दौरान देखिए वर्कर नहीं है ये कोई मजदूर नहीं है, किसान, किसान क्या एक मेन फोर्स है रिवोल्यूशन में, ठीक है ना। और रशिया जो है सोशलिस्ट तभी हो सकता है, रशिया जो है वो सोशलिस्ट हुआ जल्दी हुआ बाकी कंट्री से, क्योंकि 85% लोग किस में थे, खेती ही करते थे, और खेती में जो किसान थे वही एक मेन फोर्स थे रिवोल्यूशन की, यानी जो रिवोल्यूशन हुई है वो इन्हीं की वजह से हुई थी, ठीक है ना। अब देखें जो सोशलिस्ट होते हैं ये एक पार्टी बनाते हैं, सोशलिस्ट क्या करते हैं, एक पार्टी बनाते हैं, तो वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाते हैं, ठीक है ना। और ये है 1900 की बात है। अब ये जो पार्टी ये स्ट्रगल स्टार्ट कर देती है, क्या करते हैं, स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट, पीजेंट के अधिकारों के लिए ये क्या करती है, संघर्ष शुरू कर देती है, ठीक है ना। और ये डिमांड करती है कि जो लैंड्स हैं वो जो है ना, ये क्या करती है, ये डिमांड करती है, डिमांडेड दैट लैंड्स बिलोंगिंग टू, जो ज़मीन है बिलोंगिंग टू नोबल्स, ये नोबल्स को जो ज़मीन जो है उनकी जो ज़मीनें हैं, नोबल्स की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को क्या कर देना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए पीजेंट्स को, ट्रांसफ़र टू पीजेंट, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इन्होंने कहते हुए जो ज़मीन जो तुम्हारी है वो ट्रांसफ़र करो पीजेंट को, ऐसी डिमांड कर दी। तो सोशल डेमोक्रेट जो डिसएग्रीड थे सोशल रिवोल्यूशनरी के पीजेंट से, देखिए। अब इनका एक लीडर था लेनिन, ठीक है ना। लेनिन ये मानता था कि पीजेंट जो है वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है ना, इसको ये महसूस हुआ, फेल्ट डेट पीजेंट्स आर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप, ठीक है। ये महसूस करता था कि पीजेंट के एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम जो हैं इन सम आर पुअर्स, कुछ तो बहुत गरीब हैं, ठीक है ना, और जो दूसरे हैं यानी कुछ गरीब है तो अदर्स क्या है, अमीर है, ठीक है ना, रिच है, ठीक है ना। सम वर्कर्स, अब कुछ जो हैं सम आर लेबर्स, ठीक है, मजदूर है, ठीक है ना,
जबकि कुछ जो हैं वो कैपिटलिस्ट के यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये कुछ अलग, अब ये सब अलग अलग कैटेगरी है, तो ये कैसे एक साथ यूनाइटेड रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, ठीक है ना। तो ये ऐसा लेनिन का मानना था। सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यू फॉर यू, एंड दीज क्वेश्चंस आर बिलोंग टू योर एक्सरसाइज, ओके। यहाँ की बुक के ही क्वेश्चन हैं, और इन बुक के क्वेश्चंस के 2 ही क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन ये आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।